नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। पहले भी बातें होती थी, लेकिन जब कोरोना महामारी आई है उस दौरान और अब भी इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि सरकारों को चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सुविधाएँ प्रदान करें। अब इस टॉपिक को हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंट है, तैयार कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे मैं जहाँ ज़रूरत होती है बता देता हूँ। यहाँ पे आपको परिभाषा लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए प्रश्न ही कुछ इस तरह का है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है, और फिर आगे कोई बात कही जा रही है, तो यहाँ परिभाषा लिखना ज़रूरी है। तो हम जाने कि ये क्या है, प्लस ये है कि इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं है। फिर हम कुछ बातें कर सकते हैं कि इस पे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या क्या उठाए जाने चाहिए, क्या कदम मतलब आगे के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इतना जान लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। इससे आगे पीछे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आंकड़े जो नए होंगे, एक दो लाइन बस आप नया देख लेंगे, हो जाएगा काम। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है क्या, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। ये लाइन, ये पूरी लाइन आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखिए। यह सुनिश्चित करना कि लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सरल पहुंच हो। ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया? देखिए, यह सुनिश्चित करना कि लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना, यानी कि हम कुछ स्वास्थ्य सेवा ले रहे हैं, मान लेते हैं तबीयत खराब हो गई और इलाज कराना है, तो पैसे की ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जाएं, हमें वो चीज़ें मिल जाएं। पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो है इलाज कराने से पहले व्यक्ति की कई सारी वजहों से, पहुँच नहीं होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। लेकिन इसको थोड़ा और शाइनिंग देते हैं, थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। इसके 3 घटक हैं। ये तीनों घटक आप लिखेंगे साथ साथ। इसमें 3 घटक हैं। पहली बात कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है या किसी से पहचान है तो उसे विशेष सुविधा मिलेगी और बाकी लोगों को दिक्कत हो। ऐसा नहीं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबकी सेवाओं तक आसान पहुंच होनी चाहिए। आगे, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब गए थे हम बुखार का इलाज कराने और मलेरिया या टाइफाइड के मरीज होके आ गए, या फिर इस तरह का कुछ ना हो जाए कि चोट लगा तो सर में और किडनी निकाल लिया। आपने गेस किया होगा किस मूवी में ये है। ऐसा नहीं, गुणवत्ता, गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा घटक है। तीसरी बात, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब तबीयत खराब होती है तो कर्ज ले करके तबीयत मतलब इलाज कराते हैं और बाद में कर्ज में डूब जाते हैं, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उससे भी सुरक्षा होनी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे, सरकार इस पे क्या कर रही है। ठीक है, ये 3 घटक हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के। इनको आप ज़रूर लिखेंगे, एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा। आगे अब देखते हैं, पहले देखें कि इसमें बाधाएं क्या हैं। वैसे एक चीज़ है, हो सकता है शायद मैंने आगे लिखा है, वैसे लिखा ही होगा। इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बाधाएं समझें। पहले यहाँ पे देखिए, अलग अलग कई जगह हम पहले लाभ की बात कर देते हैं, कभी सकारात्मक बिंदु की बात कर देते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने समस्याएं देख लीं तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि क्या इसका उपाय हो सकता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहली बात यह, बाधाओं की बात करें तो सार्वजनिक व्यय कम है। मतलब सरकार जो पैसा खर्चा करती है सेहत पर, वो बहुत कम है। यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको चाहिए कि आप मेंस दे रहे हैं इस बार, तो आंकड़े देखिए कि सरकार, हमारी जो सरकार है भारत सरकार, वो कितना खर्च कर रही है सेहत पर। और ये आंकड़े मैंने क्यों नहीं लिखे हैं, मैंने बताया पहले कि हो सकता है आगे चल के बदल जाए और किसी ने यही आंकड़ा याद कर लिया, यही लिख दिया, एग्जामिनर को लगेगा कि यार कितने साल से पुरानी आप चीज़ें इकट्ठा करके रखें। तो यहाँ पे आप एक आंकड़ा ढूंढ लेंगे। अगले, अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इतना भी लिख देंगे ना, काम चल जाएगा। और संरचना तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ज़िले हैं जहाँ पे एक तो या तो हॉस्पिटल ही नहीं बना है, हॉस्पिटल बन गया तो सुविधाएं नहीं है, टेस्ट की किट्स नहीं है, मशीनें नहीं है, एक्सरे नहीं होता, कई सारी दिक्कतें हैं। तो कैसे पहुंच हो पाएगी सेहत तक, बताइए। आगे, आउट ऑफ पॉकेट खर्च अधिक है।
यहाँ भी वैसे ज़्यादा आंकड़ों के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ भी आंकड़े लिखने का स्कोप है। एक है, आप मैं बताऊंगा तो हो सकता है आगे बदल जाए, आप सर्च करिएगा कि कितने प्रतिशत लोग भारत में इस वजह से कर्ज में डूबे हैं क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर अपना इलाज कराया था। ये एक आंकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना। तो आउट ऑफ पॉकेट खर्च ज़्यादा है, ये दिक्कत है। कैसे आप सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। साथ ही साथ योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। अगर ऐसा लिखना हो ना तो आंकड़े और भी लिख सकते हैं। ये झोला छाप, हमारे यहाँ झोला छाप कल्चर है, और कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी उसकी वजह से लोग मर भी जाते हैं। तो योग्य स्वास्थ्य कर्मी नहीं है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई करने के बाद शहरों में ही, विदेशों में ही डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, गाँव में नहीं जाते। तो कैसे पहुँच हो पाएगी। हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, गांव में डॉक्टर है ही नहीं। आगे, नियोजन जो है वो दोषपूर्ण है। चाहे नीतियाँ बनानी हो, चाहे डॉक्टरों का जो प्लेसमेंट होता है कि कौन डॉक्टर कहाँ पर रहेगा, इसमें भी भ्रष्टाचार, कई सारी दिक्कतें हैं। नियोजन अच्छे से नहीं होता, पॉलिसीज़ का ढंग से लागू नहीं किया जाता। सेहत को लेकर सरकार ने कई योजनाएं बनाई, वो भी ढंग से नहीं लागू हो रही हैं। और एक और बात है, दवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी ज़्यादा महंगी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ऊपर से तो ये पता नहीं कहाँ से ये कल्चर आ गया है हमारे यहाँ, और भी देशों में होता होगा कि एक छोटी सी बीमारी हो, कुछ भी हो, हल्का सा बुखार महसूस होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, एक्चुअल घटना है। एक बार क्या हुआ, अभी इसी 2021 की शुरुआत में हुआ ये था कि मुझे लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, लीवर में प्रॉब्लम थी, और साथ में शायद टाइफाइड भी हो चुका था। मैं डॉक्टर के पास गया सरकारी हॉस्पिटल में, और उन्होंने टेस्ट लिखे, 4-5 टेस्ट लिख दिए, ब्लड टेस्ट थे उसमें, और बाकी एक टेस्ट था जिसमें एक्सरे करवाया उन्होंने मेरे सीने का। मैंने पूछा जो व्यक्ति एक्सरे कर रहा था, इसकी क्या ज़रूरत है भाई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हमने कर दिया, आप जाकर पूछो। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है, पेट में दिक्कत थी, आपने एक्सरे करवा दिया। तो कह रहे हैं कि अब घुमा फिरा के, अरे हम देखना चाह रहे थे वहाँ भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये समस्याएं हो रही हैं, बताइए कि वही है। चलिए कोई बात नहीं, तो इधर आते हैं वापस। जो है सेवाएं महंगी हैं। अब सोचिए, गरीब आदमी है और जा रहा है, छोटी सी समस्या है, हो सकता है 50 रुपये की दवाई से उसका काम चल जाता है, लेकिन ये जो सेवाएं हैं टेस्ट कराने वाली, दुनिया भर का टेस्ट लिख दिए, उससे पैसा कहाँ से आएगा। और कई सारी ऐसी दवाएं लिख दी जाती हैं, आपको पक्का पता होगा कि इनका क्या है कि अब 60 गांठ रहता है कि हम इस दुकान की दवा लिख रहे हैं, यहाँ से आप खरीदिए, और उनको फिर कमीशन मिलेगा। ये सारी समस्या है, भ्रष्टाचार का एंगल इसमें आप जोड़ सकते हैं। अब बताइए, इस तरह के माहौल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य मिल पाएगा लोगों को। ये सारी बाधाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है, डिजिटल स्वास्थ्य और नवीन तकनीक तक हमारे यहाँ पहुँच नहीं है। पहली बात ये कि है ही नहीं पहुँच तो बाद में होगी ना। हमारे यहाँ अभी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ कहाँ आई हैं, उतनी नहीं है जितना कि होनी चाहिए। और ये डिजिटल सेहत को लेकर के अभी जागरूकता धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है, लेकिन अभी उतनी पहुंच नहीं है। ये सारी बाधाएं हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने उस चीज़ को नहीं कवर किया है कि इसके क्या लाभ हैं, और ये सोच के मैंने नहीं कवर किया है कि इसके लाभों पर क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, क्योंकि अगर शायद अगर आगे लिखा हो तो बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली नोट मैंने पहले तैयार कर लिया था, और अभी ध्यान आया कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसमें नहीं लिखा गया है, आप अपना दिमाग लगाएंगे और इसमें डायमेंशन कवर करेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सामाजिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं, लोगों की सेहत अच्छी होगी, एजुकेशन बढ़िया होगा, स्किल सीखेंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सामाजिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ भी है, उसके अलावा जो है हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मुद्दे की। आपसे पूछा जाए कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्या किया जाए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले, तब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। कार्यान्वयन संबंधी अनुसंधान होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लागू करना है, सब तक स्वास्थ्य की पहुंच बनानी है, तो इसके बारे में शोध होना चाहिए कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। क्योंकि अभी हमने बाधाएं देखी, इतनी सारी बाधाएं खड़ी हैं सामने, उनको पार करते हुए हमें लागू करना है, तो बिना इस पे रिसर्च किए, बिना इसका अध्ययन किए हम लागू करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। पहला काम। दूसरा काम, वैधानिक तथा नियामकीय ढांचों और संस्थानों को
सुदृढ़ करना होगा। वैधानिक मतलब कानून बनाइए मजबूत बेहतर, नियामकीय रेगुलेशन उसका अच्छा सा होना चाहिए कि ये कानून अच्छे से लागू हो रहे हैं कि नहीं, रेगुलेशन बेहतर होना चाहिए। हमने नीति बना दी, सब कुछ कर दिया और बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम कोई देखने वाला ही नहीं है, तो दिक्कत है। और जो संस्थान है उन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी तो हम लागू कर पाएंगे इनको। साथ ही साथ जो हितधारक हैं उनका समावेशन होना चाहिए, जो लोग लाभ लेने वाले हैं वो उनका समावेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों को लाभ मिल रहा है, हर समाज के हर तबके को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम आदिवासियों को भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं। आप इस तरह की चीज़ों में ना आदिवासियों को ज़रूर इंक्लूड करें कि जो बहुत पिछड़े लोग हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें भी शामिल करना है। वो भी तो हितधारक हैं, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। ये सारी चीज़ हम लिखेंगे। साथ ही साथ अगर हमें ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अप्लाई करना है, मतलब इसे लागू करना है, तो एक चीज़ है, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर है नहीं, नर्सेज भी उतनी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जो श्रम बल है उसका प्रशिक्षण कराना होगा। हमें ऐसे स्किल्ड लोगों को तैयार करना होगा जो सेहत के क्षेत्र में काम कर सकें, उनकी क्षमता में वृद्धि करनी होगी। ये सब उपाय हम करेंगे, तब जाके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे और देखिए, शिक्षा और जागरूकता आदि के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोग निवारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? हम इस बात का क्यों इंतज़ार करें कि बीमार पड़ेंगे और सरकार आके हमारा इलाज कराए। हमें इस तरह से खुद को ढालना चाहिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए कि हमें बीमार होने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब हम बीमार ही ना हो। ज़रूरत ये थोड़ी है, लोग कोई शौक से थोड़ी बीमार होता है। लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत है, इस मामले में हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, जागरूक किए जाने की ज़रूरत है लोगों को, समझ रहे हैं? इससे सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो फिर सरकार पे बर्डन भी कम पड़ेगा, समझ रहे हैं? और रोग निवारण, वही बातें हैं कि रोग हो ही ना, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी हैबिट आएगी। हालांकि जिस तरह का बाजारीकरण हो रहा है सेहत का, सबसे पिज्ज़ा को ऐसे दिखाया जाता है कि दुनिया की इससे बढ़िया चीज़ तो आज तक मिली ही नहीं कभी लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे फास्ट फूड हैं जिनका प्रचार ऐसे किया जाता है। ये नहीं बताया जाएगा कि इसको आप 1 महीना खा के देखिए, फिर अगले दिन आप हॉस्पिटल में पड़े होंगे। 1 महीना मैंने ज़्यादा बता दिया। तो एजुकेशन और जागरूकता ये ज़रूरी है। साथ ही साथ बहुक्षेत्रीय कार्रवाइयों का संचालन किया जाए, वही बात मिलती जुलती है। व्यायाम को बढ़ावा दिया जाए, पेयजल जो है उसको स्वच्छ किया जाए, क्योंकि आप एक रिपोर्ट पढ़ें, अभी हाल फिलहाल में हर साल रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलेगा कि भारत में खराब पानी पीने की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कितने सारे बच्चों को कई तरह की भयानक बीमारियां हो जाती हैं। ये चीज़ें हैं, ये खराब पानी की वजह से, संदूषित जल की वजह से। और स्वच्छता पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वायु प्रदूषण की वजह से कितने लोगों को समस्याएं हो जा रही हैं, और भी जल प्रदूषण तो उसमें है ही, दुनिया भर की चीज़ें। तो स्वच्छता पर भी ध्यान दें, व्यायाम पर भी ध्यान दें। इससे भी जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ हॉस्पिटल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, डॉक्टरों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि भारत ने क्या प्रयास किए हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में, उसमें कहा गया था कि 2025 तक हम जीडीपी के 2.5% तक का खर्च करेंगे सेहत पर। बहुत कम अभी खर्च किया जाता है। अगर इस बीच नीति आयोग ने कोई बात कह दी हो तो देख लीजिएगा, वरना ये वाला आंकड़ा आप लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, बस इतना लिखना, पूरा वो डाटा नहीं याद करना कि 5 लाख तक का बीमा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर स्पेशली आयुष्मान भारत पे प्रश्न आए, जिसका हम अलग से बनाएंगे, वीडियोस पे बात करेंगे, तब आप डिटेल में लिखेंगे, वरना आप सीधा उपाय में लिख देंगे कि सरकार ने प्रयास किए हैं। ये भी एक तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हेल्प करेगा। तो आयुष्मान भारत योजना चला रही है सरकार। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, बहुत सारे मिशन, इंद्रधनुष है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इसमें से फ़िलहाल इतना मैंने इंक्लूड किया, इंपॉर्टेंट है। कुछ और याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं। हेल्थ को लेकर तो बहुत सारी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर अभी तक आपके दिमाग में ये बात बैठ गई हो कि मैंने फ़ायदे नहीं गिनाए, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो डायमेंशन मैंने दिया है ना, सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, इससे आगे पीछे नहीं। फ़ायदे इस टॉपिक को लेकर के मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने इतने साल के प्रश्नों को वो एनालाइज़ किया है, देखा है कि इस तरह के जब प्रश्न होते हैं ना,
तो सिंपली यूपीएससी ये पूछती ही नहीं है कि ये करने से फ़ायदा क्या होगा। आज तक तो यूपीएससी जितने प्रश्न बना रही है ना सामाजिक कल्याण वाले, अब मान लीजिए कि मनरेगा पे प्रश्न आ रहा है, यूपीएससी ये नहीं पूछती कि मनरेगा से क्या मज़ा आ जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे प्रश्न ज़्यादा आता है। इसीलिए मैंने इस तरह की नोट तैयार की थी। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि और चीज़ें हैं उसमें फ़ायदे की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने अभी कवर किए हैं, आगे कवर करूँगा, जिसमें मेन बात होगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कैटेगराइज करिए बढ़िया तरीके से कि इसके सामाजिक क्या फ़ायदे, यहाँ से शुरू करिए, व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा, और थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो आप कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों में हम कहाँ पहुँचेंगे, उसमें एक लक्ष्य है, उस पर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन वो तो सब लोग लिखेंगे भाई, ये चीज़ें सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना कंसाइज इतना स्पेसिफिक कहाँ लोग पढ़ते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही है, आगे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त तैयारी करिए और सफल होइए। नमस्कार।